नमस्कार, एनडीटीवी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। सबसे पहले देखते हैं हमारी आज की लीड स्टोरी क्या है। तो लीड स्टोरी है कजाकिस्तान में विमान गिरा या गिराया गया। इसके ऊपर कई तरह की बातें हो रही हैं। देखेंगे कि किस किस तरह की चर्चा इस पर चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि आखिर किस किस को सबक सिखाना चाहते हैं नेतन्याहू। इजराइल से हम चलेंगे रूस भी और जानेंगे कि मॉस्को में नए साल के स्वागत पर कितना खर्च कर रही है सरकार। और इसके अलावा चीन की एक तस्वीर, चीन में एक साइबेरियाई बाघ नजर आया है मौज मस्ती करते हुए। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे हम आगे, और इसकी रिपोर्ट भी। और साथ ही क्रिसमस के मौके पर अमेरिका का रंग, कितने रंगों में नजर आया है अमेरिका का व्हाइट हाउस। लेकिन लीड स्टोरी पे चलेंगे और उससे पहले एक बड़ी खबर है अफ्रीका के मोजाम्बिक से। अफ्रीका के मोजाम्बिक में शुरुआत कर रहे हैं आपको हम दो तस्वीरों से। पहली तस्वीर है मोजाम्बिक में चल रही अराजकता की, जिसमें भारतीयों को भी निशाना बनाया गया है। और दूसरी तस्वीर है मोजाम्बिक की राजधानी में एक जेल से 6000 कैदियों के भागने की। तो दोनों तस्वीर अब एक एक करके आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि क्या है खबर। खबरों के मुताबिक मोजाम्बिक में जो लूटपाट हुई है उसमें भारतीयों की दुकानें लूटी गई हैं। वहां पर गुजरात से गए लोगों के बड़े बड़े गोदाम हैं, इन्हें लूटकर उसमें आग लगा दी गई है। इसमें करोड़ों के नुकसान की आशंका है। मामला चुनाव से जुड़ा है। 9 अक्टूबर को हुए चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति की जीत को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन जब मोजाम्बिक के सुप्रीम कोर्ट ने जीत पर मुहर लगा दी तो देश में हिंसा भड़क गई। 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी भी हैं। राजधानी मापुतो से लेकर और दूसरे शहरों तक भी जमकर हिंसा और लूटपाट हुई है। हिंसा का फायदा उठाते हुए मापुतो की भारी सुरक्षा वाली एक जेल से तकरीबन 6000 कैदी जेल तोड़कर भाग निकले हैं। इनको रोकने और पकड़ने की कोशिश में सेना और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 33 लोग मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ कैदियों ने जेल के रक्षकों से हथियार छीन लिए और उनके दम पर बाकी कैदियों को रिहा कर दिया। बाद में सड़कों पर कुछ कैदी हथकड़ी के बिना टहलते हुए नजर आए। इस पर और जानकारी दे रहे हैं उमाशंकर सिंह। पूर्वी अफ्रीका के देश मोजाम्बिक में हिंसा का सिलसिला जारी है। यहाँ हिंसा राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के मद्देनजर हो रही है। यहाँ की फ्रेलिमो पार्टी, जो कि 1975 से लगातार सत्ता में बनी हुई है, 9 अक्टूबर को जो चुनाव हुए उसमें इसी सत्तारूढ़ फ्रेलिमो पार्टी के उम्मीदवार डैनियल चैपो को विजयी घोषित कर दिया गया। उनको 64% वोट मिला बताया गया, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता वेनेंसियो मोंडलेन को महज 24% वोट मिला बताया गया। लेकिन विपक्षी पार्टी और उसके समर्थकों का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उसने भी चुनाव नतीजे पर मुहर लगा दी। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के फैसले के बाद भी विपक्षी पार्टी और उसके समर्थक प्रदर्शनकारी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वेनेंसियो मोंडलेन ने घोषणा कर दी है कि 15 जनवरी को वे सत्ता संभालेंगे, राष्ट्रपति पद की शपथ वो लेंगे, जबकि 15 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डैनियल चेपो को सत्ता संभालनी है। इसलिए प्रदर्शनकारी जो है वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। रविवार से अब तक हिंसा और लूटपाट के करीब 250 मामले दर्ज किए गए हैं और 21 लोगों की जान गई है, जिसमें कि 2 पुलिस अधिकारी भी बताए गए हैं। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हिंसा की चपेट में आने वाले कुछ भारतीय मूल के लोग भी हैं, इस तरह की जानकारी भी वहां से निकलकर सामने आई है। मोजाम्बिक में अगर देखें तो भारतीय मूल के करीब 70,000 लोग हैं जो वहीं के नागरिक हैं। इनमें गुजरात मूल के भी लोगों की अच्छी खासी तादाद है। उनकी तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक हिंसा और लूटपाट की चपेट में भारतीय मूल के लोगों की दुकानें भी आई हैं और आगजनी भी वहां पर की गई है। उनको उम्मीद है कि भारत सरकार उनकी कुछ मदद करे। हालांकि हिंसा जो है मोजाम्बिक में राजनीतिक मामलों की वजह से हो रहा है, जो कि मोजाम्बिक का अंदरूनी मामला है और भारत किसी अंदरूनी मामले में दखल नहीं देता। वहां जो 3000 भारतीय नागरिक अलग अलग काम की वजह से हैं, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मापुतो स्थित जो भारतीय उच्चायोग है वो भारतीयों के संपर्क में है और विदेश मंत्रालय हालात पर पूरी तरह से नजर रखे हुआ है।
तो ये था मोजाम्बिक का हाल। और अब कहानी प्लेन क्रैश की। ये हादसा है, ये हमला है, ये हमारी आज की लीड स्टोरी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कजाकिस्तान में हादसे का शिकार विमान शायद रूसी मिसाइल की चपेट में आया था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस आरोप पे ये कहा है कि अभी जांच चल रही है और जांच से पहले किसी भी तरह का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन इंटरनेट जो है वो कई तरह की, बल्कि तरह तरह की थ्योरी से भरा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस जा रहा अजरबैजान का विमान कजाकिस्तान में गिरा, 2 हिस्सों में टूटा, आग के शोले में बदला और 38 लोगों की मौत हो गई। चमत्कारिक ढंग से बचे लोग अस्पतालों में हैं, लेकिन जितने मुंह उतनी कहानियां। अजरबैजान के राष्ट्रपति के मुताबिक इसमें आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। विमान हादसे की वजह अब तक हमको पता नहीं चली है। कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इनके बारे में अभी बात करना जल्दबाजी होगी। इस हादसे की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। एक आपराधिक मामले की प्रक्रिया शुरू की गई है और अजरबैजान की जनता को इस बारे में लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो आखिर हुआ क्या? कई थ्योरी हैं और कई सवाल। सबसे पहली थ्योरी जो हादसे से फौरन बाद कल से ही आ रही है वो ये कि ग्रोजनी के रास्ते आसमान में परिंदों के टकराने से विमान के ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हुआ। लेकिन इसे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि गिरने से पहले विमान ने कई चक्कर लगाए, जो ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट होने की हालत में संभव ही नहीं था। दूसरी थियरी ये कि विमान में तकनीकी खराबी हो गई। पता चलने के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन रनवे के बजाय समंदर के किनारे विमान उतरने से भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। तीसरी थ्योरी ये भी है कि कोहरे की वजह से विमान रास्ता भटक गया। पहले ये दागिस्तान के ऊपर से उड़ रहा था, इसके बाद ये ट्रैकर पर नजर आना बंद हो गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद पश्चिमी कजाकिस्तान के आसमान में नजर आया। लेकिन एक और थ्योरी है जो सबसे ज्यादा तेजी से इंटरनेट पर फैल रही है, वो ये कि विमान पर हमला हुआ। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से ये विमान रूस की तरफ आने वाले ड्रोन, मिसाइलों और जहाजों पर नजर रखने वाले रूसी सिस्टम का शिकार हुआ। कुछ फोटो ऐसे भी चल रहे हैं जिनमें विमान पर कुछ छेद दिख रहे हैं, यानी आरोप ये लग रहे हैं कि विमान पर रूस ने हमला किया। इस हादसे में बच गए लेकिन फिलहाल जख्मी 9 रूसी नागरिकों को अक्ताउ से मॉस्को ले जाया गया है, जिनमें एक बच्चा भी है। लेकिन अजरबैजान के बाकू एयरपोर्ट का माहौल हर किसी को परेशान कर रहा है। अपनों का इंतजार कर रहे लोग उनके बारे में अच्छी खबर सुनने के लिए बेताब हैं। तो इस विमान हादसे को लेकर कई तरह की थियरी है और क्या सच है या क्या हो सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं उड्डयन विशेषज्ञ अमित सिंह। अमित सिंह जी, ये 4 थियरी तो बहुत चल रही है। एक तो रूसी हमले की बात है, लेकिन ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट की भी बात है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात है। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। देखकर जिस तरह से टुकड़ों में टूटा विमान, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? देखने से शुरुआत में तो ऐसे लगा कि कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से जो जहाज़ का एलिवेटर, जो पिछला भाग होता है, जो जहाज़ को ऊपर और नीचे करने में सहायता देता है, उसके खराबी के कारण हो सकता है। लेकिन जब बाद में वीडियोस आए हैं जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि उसमें छेद हैं दोनों तरफ, जो वर्टिकल स्टेबलाइज़र है, उसमें एक तरफ से छेद अंदर की तरफ है, दूसरी तरफ बाहर की तरफ है। इसका मतलब कोई चीज़ जिसको श्रापनेल बोलते हैं वो अंदर घुसी है, और ये छेद काफ़ी जगह देखे जा रहे हैं पिछली साइड में। उसके बाद आए वीडियोस जो लोगों ने अंदर से खींचे थे, उसमें भी दिखाई दे रहे हैं कि अंदर जो लाइफ जैकेट्स हैं उसके अंदर छेद, कैबिन के अंदर छेद,
तो ये साफ हो जाता है कि बाहर से कुछ चीज़ आई है जो जहाज़ को काफ़ी जगह लगी है और जिसकी वजह से छेद हुए हैं। ये एक ही चीज़ हो सकती है, जैसे कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो जहाज़ के पास जाके फटता है, उसके श्रापनल, जैसे MH17 जो मलेशियन एयरलाइंस का हादसा हुआ था, जिसमें जो बोइंग 777 है वो यूक्रेन के ऊपर एक रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के बुक मिसाइल बोलते हैं उसे, जो काफ़ी ऊंची उड़ान तक भर सकता है, 35 हज़ार फीट। ये जहाज़ 30 हज़ार फीट के करीब था। तो इसकी संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है। और इंटरनेट पे जो अभी आ रहा है कि ऐसा कहा गया है कि ये जहाज़ कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया था, जो रूसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया है। सो अगर वो चला भटक भी गया रास्ते से, लेकिन उसका कम्युनिकेशन होता है, तो जी, उस वजह से तो किसी अगर भटक जहाज़ के गया ऊपर होगा फायर जैसे करना। रडार से, ये खबर जो आप बता रहे हैं, ये खबर आई कि शायद रडार पे नहीं था, तो रडार से अगर भटक जाता है विमान, और ऐसे मामलों में सुरक्षा के मद्देनज़र, जैसे अगर वो रूस की टेरिटरी में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया, तो सीधे शूट डाउन किया जा सकता है उसे। नहीं, सिविलियन एयरक्राफ्ट को ऐसे शूट डाउन नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं, जैसे सुना जा रहा है कि वहाँ पे ड्रोन्स काफ़ी एक्टिव थे, यूक्रेन के ड्रोन्स, उन पे फायरिंग हो रही थी। लेकिन उससे कुछ समय पहले एक जहाज़ ग्रोजनी से भी निकला था जो दुबई जा रहा था। सो ऐसा नहीं कि ऊपर जहाज़ नहीं उड़ रहे थे। इस जहाज़ को क्यों सिंगल आउट किया, इसको के ऊपर क्यों फायर किया, बाकियों के ऊपर नहीं किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, अगर पता चले तो। जी। क्योंकि अब इसमें 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं अब। तो रशिया इन्वॉल्व, कजाकिस्तान जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, रशिया, चेचनिया जहाँ पे संभव था वहाँ पे मिसाइल फायर किया, और जहाँ का जहाज़ है। जी जी। सो 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। तो अब ये कैसे तीनों मिल के रिपोर्ट निकालेंगे, उसमें क्या सच्चाई आएगी, तथ्य निकलेगा, वो तो आगे जाके देखा जाएगा। जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एविएशन एक्सपर्ट अमित सिंह जी बता रहे हैं हमें कि ऐसा लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ से इस पर हमला हुआ है, तभी इस तरह का विमान जो है वो टूट सकता है, जिस तरह से उसमें छेद देखे गए हैं। और अब एक बार फिर से इजराइल और गाज़ा की बात, दूसरा युद्ध क्षेत्र गाज़ा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल की जो हमलावर कार्रवाई है वो चल ही रही है। इजराइल कह रहा है कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हमले कर रहा है, लेकिन आरोप ये है कि उसकी कार्रवाई में आम लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर मारे जा रहे हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कल फिर कहा कि उनकी सेनाएं गाज़ा में रहेंगी और इलाके की सुरक्षा पर अपना नियंत्रण रखेंगी। इजरायली प्रधानमंत्री ने भी एक बार फिर हूथियों को धमकाया है। इजरायली हमले में मारे गए 5 फिलिस्तीनी पत्रकारों के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गाजा में एक अस्पताल के पास हमले में इन लोगों की जान गई है। हालांकि इजरायल का कहना है कि उनका निशाना आतंकवादियों का गुट था। गाजा पर इजरायली हमलों में मारे जाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 45,361 पहुंच गई है। 1,07,803 जख्मी की संख्या है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान जारी करके ये आंकड़े दिए हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान हुए हमलों में 23 लोग मारे गए और 39 जख्मी हैं। इस दौरान इजरायली सेना ने एक वीडियो क्लिप जारी करके मध्य और दक्षिणी गाजा में 2 सुरंगों को नष्ट करने का भी दावा किया है, जिनका इस्तेमाल फिलिस्तीन के सुरक्षा बल कर रहे थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी एक बार फिर धमकी दी है।
हम दुश्मनों पर हमला कर रहे हैं जो ये सोचते हैं कि वो हमारी जान ले लेंगे। हूतियों को हमास, हिजबुल्लाह और असद की सरकार के पतन से सबक लेना चाहिए। इसमें भले ही समय लगे, लेकिन ये सबक पश्चिम एशिया को सीखना होगा। इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने वेस्ट बैंक के तुलकारेम में आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान पूरा कर लिया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का आरोप है कि इजराइल के अभियान में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3 की मौत इजराइल के हवाई हमलों में हुई है। इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक में लगातार हमले कर रहा है। इनमें कमी आने की उम्मीद फिलहाल नहीं लग रही, क्योंकि गाजा में सीज फायर को लेकर बातचीत अभी आगे बढ़ती दिखी नहीं रही। आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। तो चीन की वेस्ट एयर ने लासा से सिंगापुर के बीच नई उड़ान शुरू की है। बीच में ये उड़ान चोंगकिंग में रुकेगी। कहा जा रहा है कि इससे चीन और सिंगापुर के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लासा के गोंगार इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रूट के लिए कोई उड़ान अभी शुरू की गई है। और रूस की राजधानी में क्रिसमस की चहल पहल खत्म हुई तो नए साल की गहमा गहमी शुरू हो गई है। दिखाते हैं आपको सिटी सेंटर की तस्वीर, जहां हर तरफ नए साल की सजावट है। हर बार के मुकाबले इस बार का दिसंबर वहां गर्म माना जा रहा है। लोकल मीडिया के मुताबिक इस बार नए साल की पूर्व संध्या पर तापमान 1 से 3 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि अक्सर माइनस में रहता है। इसके बाद मौसम बदलने के आसार हैं। 1 जनवरी की सुबह तापमान 0 से कम हो सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक नए साल की सजावट के लिए सरकारी तौर पर 5 करोड़ 70 लाख रूबल दिए गए हैं। और अब एक तस्वीर साइबेरियन टाइगर की। चीन के शेनयांग पार्क में ये साइबेरियन बाघ मस्ती करते नजर आए। चीन के लिए कि लियाओनिंग प्रांत के शेनयांग शहर में साइबेरियन बाघों का एक बहुत बड़ा प्रजनन केंद्र है। बर्फबारी के मौसम में इन्होंने अपने घर को खेल के मैदान में बदल दिया है। तेज सर्दी बाकियों को तो परेशान कर सकती है, लेकिन इन 100 बाघों की, साइबेरियन बाघों की इस वक्त मौज होती है। और अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो ऑफ द डे। तस्वीर व्हाइट हाउस की। क्रिसमस के मौके पर कुछ इस तरह से जगमगा रहा था अमेरिका का व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस ने एक ड्रोन वीडियो जारी करके पूरी सजावट को दिखाया है। क्रिसमस ट्री, फूलों और चमकती लाइटों के साथ ही सजाए गए कमरों को भी इसमें दिखाया गया है।